विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र में वित्तीय विवरण अध्याय के अंतर्गत व्यापार खाता का अर्थ समझने के बाद अब हम व्यापार खाते के प्रारूप को समझेंगे। तो जैसा कि इसमें हम देखेंगे कि व्यापार खाता बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर शीर्षक लिखना होता है और शीर्षक में हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ के आगे जो डैश डैश दिया गया है, यहाँ पर व्यापारी का नाम लिखा जाएगा जिस व्यापारी के व्यापार का खाता बनाया जा रहा है। मतलब व्यापारी का नाम नहीं, उसके व्यापार का नाम लिखा जाएगा जिस व्यापार का व्यापारिक खाता बनाया जा रहा है। तो लिखेंगे जैसे कि मान लीजिए व्यापारिक संस्था का नाम है XYZ लिमिटेड, तो लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड। और फिर उसके नीचे लिखा जाएगा ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग, और उस अवधि की अंतिम तिथि को लिखा जाएगा जिस अवधि के लिए यह बनाया जा रहा है। मान लीजिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बनाया जा रहा है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 की स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। मतलब कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर अवधि की अंतिम तिथि लिखी जाती है जिस अवधि के लिए यह बनाया जा रहा है। फिर इसके बाद इसकी टेबल बनाई जाएगी। ये टी शेप अकाउंट होता है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष में जैसे कि ऊपर लिखेंगे शीर्षक में पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर्स अमाउंट, यानी कि दोनों तरफ पार्टिकुलर्स को हम विवरण बोलते हैं और अमाउंट में इसका अमाउंट लिखा जाता है जो भी एंट्री हम करेंगे पार्टिकुलर्स में। फिर देखिए डेबिट पक्ष में 2 लगाते हैं, हर एंट्री के आगे 2 लगाया जाता है, और क्रेडिट पक्ष में देखेंगे हर एंट्री के आगे बाई लगाया जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है उसमें सबसे पहली एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि वर्ष के प्रारंभ में संस्था के पास जो भी रहतिया है, यानी कि जो भी पुराना माल अभी तक नहीं बिका था, जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग था, वो इस वर्ष का नए वर्ष का ओपनिंग हो जाता है। यानी कि जो भी बिना बिका हुआ माल है वर्ष के प्रारंभ का, तो वर्ष के प्रारंभ में संस्था के पास जो भी उपलब्ध माल है वह ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। उसका अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और उसका अमाउंट लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद परचेस की एंट्री की जाएगी। परचेस में लिखेंगे टू परचेस, और यदि परचेस रिटर्न हुई है या प्रश्न में रिटर्न आउटवर्ड लिखा है या रिटर्न क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब परचेस रिटर्न से होता है। और यहाँ पर कुल मिला के हमें नेट परचेस लिखना है। मान लीजिए हमने 50,000 रुपये का माल ख़रीदा जिसमें से 10,000 का माल हमने वापस कर दिया, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने 40,000 रुपये का ही माल ख़रीदा है। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट 40,000 ही लिखना उचित समझेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मेट में दिया गया है कि जो भी पहले परचेस की गई है उसको लिखेंगे, और फिर अगर उसमें से कुछ रिटर्न किया है तो उस रिटर्न को लेस करके ही फाइनली अमाउंट बाहर लिखा जाएगा। इसके बाद जैसा कि इसमें एंट्री दी गई है कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज। देखिए कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, ये कुल मिलाकर के जितनी भी एंट्री दी गई हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यानी कि जो भी फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो PL अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज, तो अगर ओनली कैरेज लिखा है तो कैरेज को हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। यदि प्रश्न में कैरेज इनवर्ड भी लिखा है और कैरेज आउटवर्ड भी लिखा है, तो कैरेज इनवर्ड का मतलब है परचेस करते समय जो हमने भाड़ा दिया है, उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलेंगे या कैरेज ऑन परचेस बोलेंगे, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेस या ओनली कैरेज अगर प्रश्न में दिया गया है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। रेलवे फ्राइट ऑन परचेस, कुल मिलाकर के परचेस के से रिलेटेड जो भी भाड़ा दिया गया है वह सब ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, कुली, कॉर्टेज, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरी अगर एक साथ दिया गया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के सारे खर्चे, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वह सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएंगे। जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस
फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेट, फैक्ट्री टैक्स, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखी जाएंगी, क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे प्रोडक्शन के खर्चे माने जाते हैं, और प्रोडक्शन के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद कोल, फ्यूल, पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस एट्सेट्रा, इनका संबंध भी प्रोडक्शन से ही होता है। तो कुल मिलाकर के ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं, इसलिए ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद देखिए मोटिव पावर, स्टोर्स, कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल, ये खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और यह भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट पक्ष में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद क्रेडिट पक्ष में देखेंगे। देखिए क्रेडिट पक्ष में लिखा है बाई सेल्स और नीचे लिखा है उसके लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड या रिटर्न डीआर, यानी कि तलपट में अगर डेबिट में रिटर्न लिखा है तो उसका मतलब सेल्स रिटर्न होता है, यदि रिटर्न इनवार्ड लिखा है तो उसका मतलब भी सेल्स रिटर्न होता है, और इसको सेल्स में से रिटर्न करके ही तलपट इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा, और जो भी फाइनली अमाउंट होगा लेस करने के बाद उसको बाहर लिखा जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर ये समझेंगे हम कि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में नेट सेल्स लिखी जाती है। यदि सपोज़ करिए व्यापारी ने 50,000 का माल ख़रीदा है, जिसमें से 10,000 का अगर माल लौटा दिया है, रिटर्न कर दिया है, तो यहाँ पर नेट सेल्स ही लिखी जाएगी कि वास्तव में उसने कितने का माल ख़रीदा, ये लिखा जाएगा। तो इसलिए रिटर्न इनवार्ड या रिटर्न सेल्स रिटर्न या रिटर्न डीआर को लेस करके ही लिखा जाता है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ माल, यानी कि जो माल बिकने से रह गया, वह क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। और इसके बाद दोनों पक्ष का टोटल किया जाता है। यदि एक पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है और दूसरे पक्ष का टोटल कम आ रहा है, तो जिस तरफ टोटल कम आ रहा है तो वह उस तरफ का बैलेंस कहलाता है। जैसे सपोज़ करिए डेबिट का टोटल 50,000 है और क्रेडिट का टोटल 60,000 है, तो क्रेडिट का टोटल 60,000 है, डेबिट का 50,000 है, तो हम 60,000 फाइनली टोटल में दोनों जगह जो ज़्यादा है उसको लिखेंगे, और जिस पक्ष में कम है तो उस कमी को हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से जानेंगे। यदि मान लीजिए अंतर आ रहा है डेबिट पक्ष में, मान लीजिए डेबिट पक्ष का टोटल 50,000 है और क्रेडिट का 60,000 है, तो हमें बराबर करने के लिए 10,000 रुपये डेबिट पक्ष में लिखना होगा, और यह डेबिट पक्ष में आने वाला अंतर इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। फिर से समझिएगा, क्रेडिट यदि डेबिट पक्ष में कमी आ रही है तो वह डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली कमी अर्थात बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा, और यह ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, और इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन, इसको आगे लेकर जाएंगे यानी कि पीएल में लेकर जाएंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, या लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इसके बाद अपोजिट कंडीशन देखिए। यदि मान लीजिए डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, तो क्रेडिट की तरफ कमी आएगी, यानी कि क्रेडिट की तरफ बैलेंस आएगा। तो यह क्रेडिट की तरफ आने वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाएगा। डेबिट बैलेंस के नाम से जाना, क्रेडिट की तरफ आने वाली कमी यानी कि क्रेडिट की तरफ आने वाला बैलेंस को डेबिट बैलेंस के नाम से जानेंगे, और यह कहलाएगा ग्रॉस लॉस। जैसे कि डेबिट पक्ष में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था, अगर इस तरफ आता है तो ग्रॉस लॉस कहलाया जाएगा, और यह ग्रॉस लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं बाई ग्रॉस लॉस या बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो या तो बाई ग्रॉस लॉस सीडी लिखेंगे या बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, और फिर दोनों पक्ष का टोटल बराबर कर देंगे, लिख देंगे। और जैसे कि इसमें देखिए नीचे टेबल के नीचे पॉइंट भी दिए गए हैं 1 और 2 नोट दिए गए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से के डेबिट साइड का कुल योग माइनस क्रेडिट साइड के कुल योग बराबर ग्रॉस लॉस, और दूसरी कंडीशन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के कुल योग माइनस डेबिट साइड के कुल योग बराबर ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया।